लाखों की भीड़ में खुद को अलग दिखाना है तो फिर आपको कुछ हटकर करना होगा। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, इसके अंदर भाषा फर्स्ट कह सकते हैं और भाषा सेकंड, दोनों के अंदर है जो अपनी हिंदी की शिक्षण विधियाँ आने वाली है। डिटेल से जो शिक्षण विधियाँ 1-2 साल पहले सेकंड ग्रेड का जब एग्ज़ाम हुआ था, डिटेल से अपने चैनल पर पढ़ाई हुई है, प्लेलिस्ट में है। आज की सीरीज़ में हम एक नई सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसके अंदर क्या हिंदी शिक्षण विधियों से जुड़े हुए सवाल होंगे और व्याख्यात्मक रूप से, यानी कि आपको उनकी थोड़ी बहुत डिटेल भी बताई जाएगी ताकि वो आपका जो भी सवाल होगा वो कंप्लीट है जो खोपड़ी में चला जाए, उससे रिलेटेड जो भी तथ्य होंगे कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप के अंदर, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को बेल आइकन क्लिक करके। और टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। पहला सवाल देखिए, इकाई विधि के किस सोपान में गृह कार्य प्रदान किया जाता है? प्रथम सोपान में, द्वितीय, षष्ठम या चतुर्थ? तो बताइए इकाई विधि के किस सोपान में गृह कार्य प्रदान है जो किया जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? 4, चतुर्थ सोपान के अंदर। और जो इकाई विधि है इसके प्रवर्तक कौन है? H.C. मॉरिसन है, भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न से जुड़े हुए जो भी तथ्य होंगे वो आपको बता दिए दें। H.C. मॉरिसन है इकाई विधि के जो प्रवर्तक वो। और इसके प्रवर्तक की इस विधि को प्रयोग की हम बात करें तो इसका प्रयोग जो है 1920 में किया गया था। और ये इकाई विधि होने के कारण इस विधि को क्या यूनिट सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिट सिस्टम भी कहा जाता है। और इकाई विधि में क्या होता है, विषय वस्तु को आवश्यकता अनुसार कई इकाइयों में विभाजित कर लिया जाता है, साथ ही साथ उन इकाइयों के अनुसार ही शिक्षण कार्य करवाया जाता है, जिससे क्या बच्चे विषय वस्तु को जल्दी ग्रहण कर सके। ये हो गया अपना पहला सवाल। अगला सवाल देखिए, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, जो दल शिक्षण है उसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया गया? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, कोलंबिया विश्वविद्यालय में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में या फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में? बताइए। तो कहाँ पर किया गया? क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर? दूसरे के अंदर जो दल शिक्षण का जो प्रयोग किया गया सबसे पहले वो किया गया हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। डी यहाँ पर है जो सही हो जाएगा। अब दल शिक्षण का जो प्रयोग है हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया गया, लेकिन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। लेकिन ये कब किया गया? 1955 में। कब किया गया? 1955 में। और अमेरिका के शोध छात्र थे मिशिगन व हार्वे, इन्होंने किया था। दल शब्द की बात करें तो दल शब्द का अर्थ होता है समूह, यानी कि जब किसी कक्ष में विशेषज्ञ शिक्षक समूह द्वारा, ग्रुप द्वारा अध्यापन कार्य जो करवाया जाता है वही क्या है? दल शिक्षण। दल शिक्षण विधि के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है। और कार्य प्रणाली की हम बात करें दल शिक्षण की, तो इस प्रणाली के 3 सोपान होते हैं। 3 सोपान कौन कौन से होते हैं? योजना पहला सोपान होता है इसके अंदर, दूसरा होता है व्यवस्था, और तीसरा होता है इसके अंदर मूल्यांकन। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं तीसरा सवाल। लाइक शेयर ज़रूर कर देना आप। तीसरा सवाल है, भाषा संसर्ग विधि की विशेषताओं से संबंध नहीं रखने वाले कथन को बताना है। वो कौन सा कथन है इनमें से जो भाषा संसर्ग विधि की विशेषताओं से जुड़ा हुआ नहीं है? देखिए, इस विधि में पहला विकल्प है, इस विधि में भाषा की शिक्षा के साथ ही व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है। इस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान न दिया जाकर व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। तीसरा है, इस विधि में व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान न देकर सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है। और चौथा, इस प्रणाली में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग सिखाया जाता है। बताइए कौन सा है जो संबंधित नहीं है भाषा संसर्ग विधि से? तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा अपना वो हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है। इस विधि में व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान न देकर सैद्धांतिक ज्ञान है जो
दिया जाता है, ये यहाँ से भाषा संसर्ग विधि से संबंध है जो नहीं रखता है। ठीक है। और भाषा संसर्ग विधि में है क्या चीज़, तो इसमें केवल भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है। जो उत्तम लेखक होते हैं, बढ़िया पुस्तकें होती है, उनकी पढ़ाई वो पढ़ाई जाती है भाषा के ज्ञान के लिए केवल। ये केवल प्राथमिक कक्षाओं के लिए उत्तम है। किन कक्षाओं के लिए? प्राथमिक कक्षाओं के लिए ही उत्तम है। और इस विधि का दोष क्या है? व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं, समय अधिक खर्च होता है इसमें, और व्यवस्थित ज्ञान का अभाव देखने को मिलता है भाषा संसर्ग विधि के अंदर। अगला सवाल देखिए अपना, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन, मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन या फिर कंप्यूटर सहाय अनुदेशन। तो बताइए क्या है दूसरा नाम? तो क्या उत्तर हो जाएगा अपना? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम क्या है यहाँ पर अपना? 2 बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन है जो दूसरा नाम है। जो अभिक्रमित अनुदेशन विधि है इसके 3 प्रकार हैं मुख्यतः। ठीक है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? रेखीय या बाह्य अभिक्रम, शाखीय या आंतरिक अभिक्रम, अवरोही अभिक्रम या अभिक्रमित अधिगम। जिनमें रेखीय या बाह्य जो अभिक्रम है, जिसकी हमने यहाँ पर बात की है कि इसको बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन भी कहा जाता है, इसके जो प्रतिपादन करता है वो कौन है? 1954 में किया था BF स्किनर महोदय ने। ठीक है, ये आप चीज़ ध्यान में रखना। वहीं जो दूसरा है इसका शाखीय या आंतरिक अभिक्रम, इसका 1954 में नॉर्मन ने, क्राउडर ने किया था। ये सामान्य चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए अपना, निम्न में से कौन सी विधि अपेक्षाकृत व्यय साध्य मानी जाती है? व्यय साध्य अपेक्षाकृत ज़्यादा मानी जाती है। ठीक, इसमें ज़्यादा खर्च होता है। सैनिक विधि, भाषा शिक्षण यंत्र विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, अनुकरण विधि। तो कौन सी मानी जाती है? 105 में क्या हो जाएगा अपना? 2 उत्तर, भाषा शिक्षण यंत्र विधि। सामान वगैरह ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी शिक्षण के यंत्रों की, तो खर्च ज़्यादा होगा। इन सभी में अपेक्षाकृत उनमें भी खर्च होता है, बाकी में भी, लेकिन इन सब की बजाय इसमें ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है। अगला देखिए, 6ठा सवाल, सूक्ष्म शिक्षण अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सूत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी है? BK पासी ने, डेविड यंग ने, एलन व इव ने या फिर क्लिफ्ट ने? बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 3, एलन व इव ने ये परिभाषा दी है। और कमेंट करके बताइएगा ये हमारे सवाल, ये हमारी सीरीज़ है जो कैसी लगी आपको, और निरंतर इस सीरीज़ को आप चाहते हैं क्या। अगला देखिए, हम सवालों के साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट क्लियर करेंगे उस विधि से जुड़ा हुआ। 7वां सवाल है, अध्यापक का सहमति में सिर हिलाना, सहमति में क्या हिलाना? सिर हिलाना, किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है? सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन या फिर नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन? बताइए। तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर? अध्यापक का सहमति में सिर हिलाना किस पुनर्बलन के अंतर्गत आता है? 7 के अंदर अपना उत्तर हो जाएगा 2, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन। खोपड़ी हिला रहा है वो सहमति के अंदर, तो सकारात्मक हो गया ये। और बिना बोले कोई संवाद नहीं हो रहा, कोई शब्द उच्चरित नहीं हो रहे अध्यापक के मुख से, तो ये अशाब्दिक हो गया। अगर कुछ बोलता, शाबाश, बहुत बढ़िया, तो ये सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन हो जाता। ठीक है। और नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन की हम बात करें, नकारात्मक शाब्दिक, तो बोलता है बैठ जा चुपचाप, इस तरीके से वो डांट डपट करता है तो नकारात्मक शाब्दिक हो जाएगा। और गुस्सा करता है, थप्पड़ दिखाता है, तो नकारात्मक अशाब्दिक हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, 8वां, संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम आदि घटक निम्न में से किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक हैं? श्यामपट्ट लेखन कौशल के,
उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल के, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के, या फिर प्रस्तावना कौशल के? बताइए। तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कि संचालन, हाव भाव, मौखिक दृश्य परिवर्तन, विराम आदि घटक निम्न में से किस सूक्ष्म शिक्षण कौशल के घटक हैं? ये सारे के सारे 8 के अंदर हो जाएगा अपना 3 उद्दीपन परिवर्तन कौशल के हैं ये सारे के सारे। ठीक है, अगला देखिए 9वां है अपना श्रवण, पठन, लेखन आदि किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? भावात्मक, ज्ञानात्मक, सृजनात्मक या फिर कौशलात्मक उद्देश्य? श्रवण, पठन, लेखन किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं ये? तो सीधा सा है ये, उत्तर हो जाएगा अपना 9 के अंदर 4 कौशलात्मक उद्देश्य के अंदर। कौशलित तो होते हैं श्रवण, पठन, लेखन ये सारे के सारे, कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत ये आते हैं। अगला सवाल देखिए, आज की सीरीज का आखिरी सवाल। तो वीडियो को लाइक शेयर आपको जरूर करना है, पहली बार देखें सब्सक्राइब भी कर लेना, और व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लेना, फेसबुक पर डाल देना, टेलीग्राम पर डाल देना, जहाँ जहाँ आपके मित्र जुड़े हुए हैं। अगला सवाल अपना, कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को ऐसी एक दूसरे की पूरक अनुभूतियों से युक्त क्रियाएं कराना जो मिलकर एक इकाई बन जाती है। उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? पाठ योजना से, शिक्षण विधियों से, इकाई योजना से, या फिर शिक्षण कौशल से? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसमें बताइए। जो मिलकर एक इकाई बन जाती है, तो यहाँ से अपन शब्द को पकड़ सकते हैं। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना सी, 3 नंबर, इकाई योजना। ठीक है, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, पहली बार देखें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैसा लगा ये नया जो सवालों का सिलसिला प्रारंभ किया है ये सीरीज, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप अनवरत चाहते हैं ये सीरीज तो कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलते हैं।